हेलो फ्रेंड्स, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 3 मैचों की T20 आई सीरीज का दूसरा मैच कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। और अगर आप असल में देखें तो ये मैच कम था और डिसमैच ज़्यादा था। जिस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मैच रहा है, दूर दूर तक दोनों टीमों में कोई भी कॉन्टेस्ट देखने को नहीं मिला। अगर इंडियन टीम की बात की जाए तो टॉस हारने के बावजूद उनको वही करने को मिला जो चाहते थे, यानी कि बैटिंग। और सूर्य कुमार यादव जो कि कप्तान थे, उन्होंने ये बात बोली टॉस हारने के बाद कि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी पहले बैटिंग ही करते, और जो कि लाजमी भी था क्योंकि पहले मैच में आपने मैच तो जीता ही था लेकिन आपने चेस करते हुए जीता था। यहाँ पे आपको अपने गेंदबाजों को भी टेस्ट करना था कि आपके गेंदबाज किस तरीके से टोटल को डिफेंड करते हैं, तो वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन बांग्लादेश की क्या सोच थी, वो किस सोच के साथ उतरे थे, उसके ऊपर आगे बताऊंगा आपको। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ही इंडियन टीम बैटिंग करने आई और ये लगा कि ये फ्लैट विकेट है, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि इस साल सबसे बड़ा स्कोर जो रहा है, औसतन स्कोर, वो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रहा है T20 आईज के अंदर। तो ये लगा सबको कि ये हार्ड विकेट है, फ्लैट विकेट है, इस पर रन ही रन बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और पहले 6 ओवर्स में इंडियन टीम गवा बैठती है अपने 3 विकेट, 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन जिसमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव, और उसके बाद जोड़ी उतरती है रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी की। और ये मैच इन दोनों प्लेयर्स के लिए याद रखा जाएगा, जिस तरीके की पार्टनरशिप इन दोनों ने की है। मैं आपको बता दूं 108 रनों की पार्टनरशिप हुई है। इंडियन टीम का स्कोर था एक समय पर 41 फॉर 3 विकेट्स, और इंडियन टीम चौथा विकेट खोती है 149 के स्कोर पे। और नीतीश कुमार रेड्डी 34 गेंदों में 74 रनों की एक शानदार पारी खेलते हैं। साथ में रिंकू सिंह की अगर बात की जाए तो 29 गेंदों में 54 की 56 रन उन्होंने बनाए हैं। तो अगर आप देखें तो नीतीश कुमार रेड्डी के लिए खास करके ये मैच काफ़ी ज़्यादा लोग याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो 7 छक्के उन्होंने इस पारी के दौरान मारे और 4 चौके। और जो उन्होंने टारगेट किया ना एरिया, वो किया था काउ कॉर्नर, जो डीप मिड विकेट से लेकर लॉन्ग ऑन के बीच में होता है, जहाँ पे आप देखिए कि 7 में से 6 छक्के वहीं पे मारे हैं नीतीश कुमार रेड्डी ने। और ये दिखा दिया कि किस तरीके का टैलेंट है इंडिया के अंदर, कि कोई भी प्लेयर आता है तो वो अपनी मेहनत से आता है, वो अपनी काबिलियत के ऊपर आता है। और अभी तो फिलहाल दूसरा T20 आई मैच ही खेल रहे हैं, दूसरा इंटरनेशनल मैच खेले थे, उसमें उस तरीके की धमाकेदार पारी खेलनी और उस इंटेंट के साथ। आप ये देखिए कि किस हालात में इंडियन टीम फंस चुकी थी, 41 फॉर 3। अब टीम को छोड़ दीजिए, बांग्लादेश की टीम थी वो बात समझ में आती है, लेकिन किस हालात में थी, किस सिचुएशन में मैच फंसा था, वहां से निकाल के ले जाना अपनी टीम को और 222 के स्कोर तक पहुंचाना, ये कोई मामूली काम नहीं है। ये प्रेशर सोखा है उन्होंने कल के मैच के दौरान, अगर आप देखें तो। यहाँ तक तो होगी बात। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिस तरीके से बांग्लादेश की सोच रही होगी। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की टीम किस माइंडसेट के साथ उतरी थी कल के मैच में, ये बात कहीं ना कहीं पल्ले नहीं पड़ पा रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बांग्लादेश ने कहा ना कि हम पहले बॉलिंग करवाएंगे, ये देखते हुए इंडियन टीम की बैटिंग कितनी डीप थी। अब देखिए 8 नंबर 8 पे वॉशिंगटन सुंदर आ रहे हैं, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में तमिलनाडु के लिए ओपन भी कर चुके हैं। तो आप सोचिए कि इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद अगर बांग्लादेश की टीम ये सोच रही थी कि हम इंडियन टीम को पहले बैटिंग करवाते हैं और चेस करने का फैसला किया उन्होंने, तो उनका तो अलग ही माइंडसेट होगा, उसका तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इंडियन टीम ने ये जरूर दिखाया कि एक टॉप क्लास टीम क्यों मानी जाती है। आपके पास पूरे यंगस्टर्स हैं, अगर आप देखिए तो इस बैटिंग लाइनअप में ये समझ में नहीं आएगा कि किसको किस नंबर पे भेजा जाए। अगर आप देखें तो रियान पराग जो कि एज अ फिनिशर खेले हैं, और राजस्थान के लिए आमतौर पर आप देखते होंगे रियान पराग को नंबर 4 पे खेलते हुए, तो इतना ज्यादा सस्पेंस है, इतना ज्यादा सरदर्दी है इस टीम के अंदर कि आप किसको किस नंबर पे भेजेंगे ये भी कंफर्म नहीं हो पा रहा। तो उस वजह से ये पारी काफी मायने रखेगी, ये साझेदारी काफी मायने रखेगी इस सीरीज के लिहाज से अगर आप देखें तो, क्योंकि रिंकू सिंह वही प्लेयर है जिनको फिलहाल अभी T20 वर्ल्ड कप जो जीता इंडियन टीम ने, उसमें 15 नंबर स्क्वाड में उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ था। उस वजह से भी काफी निराश हुए थे। उसी प्लेयर ने एक बार फिर से दिखाया कि वो क्या करने का मादा रखते हैं, तो ये बात तो समझ में आ गई। और कुल मिला के अब देखना होगा कि आखिरी T20 मैच जो कि हैदराबाद में खेला जाएगा उसमें क्या होता है, क्योंकि अब वो तो डेड रबर मैच हो चुका है, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। कोई सीरीज तो इंडियन टीम ऑलरेडी सील कर चुकी है यहाँ पे दिल्ली में ही। अब तो वहाँ पे देखना होगा क्या कुछ चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों मैचेस के अंदर एक बात जो कॉमन थी इंडियन टीम की तरफ से वो ये थी कि चेंजेस नहीं किए इंडियन टीम ने, सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरे। अब आखिरी मैच में क्या अब चेंजिंग करेंगे टीम के अंदर या फिर नहीं करेंगे, वो एक देखने लायक बात होगी, क्योंकि ये सीरीज तो अब निकल चुकी है। और बांग्लादेश की टीम कहीं ना कहीं एक ऐसी टीम है ना जो कि है नहीं उस तरीके की टीम, टॉप क्लास टीम। और आप देखिए बांग्लादेश की टीम में कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट 150 का हो, तो ऐसी टीम के सामने तो आप हंसते हंसते जीत जाएंगे। और 222 रन बहुत बड़ा लक्ष्य था बांग्लादेश की टीम के सामने। अगर आप एक बात और गौर करें तो इंडियन टीम लगातार 7 T20 सीरीज जीत चुकी है, और किसमें दम है कि इंडियन टीम को उसके घर पे हरा दे, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे वनडे सीरीज हो या फिर T20 हो। तीनों फॉर्मेट्स में कोई भी टीम ऐसी नहीं होगी दुनिया की जिसने इंडियन टीम को कोई ज्यादा कॉम्पिटिशन दिया हो अपने घर पे, मतलब इंडियन टीम के घर पे इंडियन टीम को। तो ये एक बहुत बड़ी एक ऐसी चीज है ना जो कि आप कहेंगे इंडियन टीम का एक दौर चल रहा है, और उस दौर में कितनी टीमें और आएंगी उस लपेटे में, ये देखने लायक चीज होगी। साथ में अगर आपको ये बता दूं
कि बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी प्लेयर के लिए। जिस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने वो पारी खेली है, उसके बाद उन्होंने विकेटें भी चटकाई हैं बॉलिंग से, तो ये दिखाता है कि प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड उन्होंने जीता है। और अगर कप्तान और कोच चाहे तो ऐसे प्लेयर्स बना सकते हैं, और कप्तान और कोच के पास पावर है, उनके पास सब कुछ है जो चाहते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स को आपको बनाना चाहिए, ऐसे प्लेयर्स को आपको यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि आगे जाके जो आपको ऑलराउंडर्स की दिक्कत आती है तीनों फॉर्मेट्स के अंदर, वो दिक्कत कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई नजर आए। जिस तरीके से हम देखते हैं कि आप हार्दिक पांड्या को अगर इंजरी हो जाती है तो आप फंस जाते हैं कि तीनों फॉर्मेट्स में कि हम किस ऑलराउंडर को पिक करें। तो अब नीतीश कुमार रेड्डी जैसे ऑलराउंडर्स को आपको बनाना पड़ेगा, उनको आपको पॉलिश करना पड़ेगा। अगर आप उनका अच्छे से पॉलिश करेंगे ना, अच्छे से चमकाने की कोशिश करेंगे, तो वो प्लेयर लंबा खेल सकता है। जिस तरीके से उन्होंने पोटेंशियल दिखाया अपने दूसरे मैच में, और जिस तरीके से छक्के मारे हैं, बल्कि अगर आप पूरी इनिंग्स को उठाएं नीतीश कुमार रेड्डी के, तो उसमें सिर्फ एक ही बैक शॉट आपको नजर आएगा जो कि उन्होंने महमूदुल्लाह को मारा था शायद 8वीं या 9वें ओवर में रिवर्स स्वीप। और रिवर्स स्वीप इस विकेट के ऊपर, क्योंकि ये 2 पेस विकेट था, और 2 पेस विकेट क्या होता है, जब बॉल थ्रू बाउंस पे नहीं आता, सेम बाउंस पे नहीं आता, कोई बॉल एकदम नीचे रह रही हो और कोई बॉल एकदम से आपके चेस्ट के आसपास आ रही हो, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा शॉट खेले। तो ऐसे में अक्रॉस द लाइन जो शॉट अभिषेक शर्मा ने भी खेला, वो शॉट आप देखिए किस तरीके से उन्होंने अक्रॉस द लाइन खेला है, उसी वजह से वो बोल्ड हुए। तो वैसी विकेट के ऊपर आपको सीधे बल्ले से खेलना होता है। आप देखिए नीतीश कुमार रेड्डी ने उसके बाद जो रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया था, उसके बाद से उन्होंने जो शॉट्स पिक किए हैं वो सारे के सारे सीधे शॉट थे। जितने छक्के उन्होंने मारे, 7 के 7 छक्के सामने मारे, कोई भी पीछे नहीं। आपको 5 लेग और 3rd मैन पे एक भी छक्का नजर नहीं आएगा, आपको लॉन्ग वन पे ही नजर आएगा, या फिर डीप मिड विकेट पे, जिसको आप काउ कॉर्नर बोलते हैं क्रिकेट भाषा में, जितना भी क्रिकेट का इतिहास रहा है। तो वो काउ कॉर्नर जो था उन्होंने टारगेट किया। और अगर आप देखें तो महमूदुल्लाह का एक फ्री बॉल आई थी, वहाँ पे फ्री हिट पे छक्का मारा, वहाँ से पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। तो यही चीज़ होती है कि एक बॉल T20 का पूरा मोमेंटम शिफ्ट करके लेके चली जाती है। साथ में अगर आप देखें तो कुल मिला के ये मैच तो रहा ही। अगर आप बहुत चीज़ें ऐसी भी नहीं जो कि गौर करने लायक थी, जैसे कि अगर आप ये देखें कि जितने भी आपके प्लेयर्स थे जो आपकी प्लेइंग 11 थी, उसमें केवल एक ही ऐसा नाम था जो कि गेंदबाजी नहीं करवा पाता था, जो कि गेंदबाजी नहीं करवा सकता था, जो कि थे वहाँ पे संजू सैमसन एज ए विकेट कीपर। बाकी आपके 10 के 10 नाम ऐसे थे ना इस टीम के अंदर जो कि कल गेंदबाजी करवा सकते थे, जिसमें मैं रिंकू और सूर्या को भी जोड़ूंगा। लेकिन 7 गेंदबाजों ने बॉलिंग करवाई है, जबकि हार्दिक पांड्या ने भी गेंदबाजी नहीं करवाई, तब भी 7 बॉलर्स ने, और 7 के 7 ने विकेटें भी ली हैं, जिसमें अभिषेक शर्मा और रियान पराग ने। तो यही चीज़ होती है कि T20 में आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल प्लेयर चाहिए, जो कि कोई भी काम आपको करना पड़ जाए, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फील्डिंग, तीनों काम में आपको अंदर पोटेंशियल होना चाहिए कि आप अच्छा करने का मादा रखते हैं। और यही चीज़ कल के मैच में देखने को मिली। साथ में ये तो हो गई कल के मैच की बात। अब देखते हैं हैदराबाद में क्या होता है। एक चीज़ और बता दूं, ये एक टेस्ट मैच चल रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में, और ये टेस्ट मैच कम और नौटंकी ज़्यादा लग रही है। मुल्तान में हो रहा है ये टेस्ट मैच, और मुल्तान वही मैदान है जिसपे वीरेंद्र सहवाग, जिनको मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है, ट्रिपल सेंचुरी उन्होंने मारी थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसी मैदान के ऊपर टेस्ट मैच हो रहा है। और साथ ही में जिस तरीके का ये मैच हो रहा है ना, पहले तो 149 ओवर बैटिंग करती है पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग्स में और बनाती है 556 रन, और उसके बाद इंग्लैंड की टीम उनसे कम ओवर खेल के उनके ऊपर लीड चढ़ा देती है। और फिलहाल अभी इंग्लैंड की टीम बैटिंग कर रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अब देखना होगा कितना बड़ा स्कोर बना पाती है इंग्लैंड। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर 200 या 225 की लीड ले लेती है इंग्लैंड की टीम, तो आप देखिएगा पाकिस्तान किस तरीके से कोलैप्स करेगा। और कोलैप्स तो पक्का करेंगे अगर इन्होंने प्रेशर सोख नहीं किया तो, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम किस तरीके से प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती जब भी बड़े मैचेस होते हैं। और पाकिस्तान का एक माइंडसेट और देखिए कि ये मैच और ड्रॉ करवाने के लिए खेलेंगे, ना कि जीतने के लिए। और अगर ड्रॉ करवाने में कामयाब हो गए ना, तो ये भी देखिए किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। एक बात और बता दूँ कि ये दिख रहा है कि अगर आपके पास 20 विकेटें लेने वाले गेंदबाज नहीं है तो आप टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल करेंगे। और भले आप 1200 रन बना दिए, 1500 बना दिए या 2000 रन बना दिए आपके बल्लेबाज, अगर आपके गेंदबाजों ने 20 विकेटें नहीं ली ना, तो आप टेस्ट मैच जीतना तो भूल जाइए। बल्कि आपकी बॉडी की क्या हालत होगी, ह्यूमन बॉडी जो होती है आपकी, उसकी क्या हालत होगी, वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के बॉडी लैंग्वेज से आप देख सकते हैं, जिस तरीके से थकान नजर आ रही है उनके चेहरे पे। और अगर आप देखें तो हैरी ब्रुक और जो रूट के बीच में जो पार्टनरशिप हुई है वो तो कमाल की हुई है। और इस तरीके की विकेट बनानी चाहिए टेस्ट मैच में, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। क्योंकि मुल्तान में बेशक हो रहे हैं टेस्ट मैच, शायद इंडिया में लोग उतना फॉलो भी ना कर रहे हो, क्योंकि उतना टेलीकास्ट भी नहीं हो रहा उस तरीके से। तो उसी वजह से मैं आपको बता दूं कि ये मैच काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना
कि इतना ज़्यादा फनी होता जा रहा है। और अगर ये मैच इंग्लैंड जीत गई तो आप देखिएगा ये तीनों मैचेस में उसी अंदाज में पीटेंगे जिस तरीके से पिछली सीरीज में पिटाई हुई थी। और तब तो बेन स्टोक्स कप्तान थे, अभी जो इनके कप्तान है वो ऑली पोप है। तो बेन स्टोक्स ने ये तो बोल के पिटाई की थी कि 75 ओवर में 500 रन मारेंगे, उसी अंदाज में फिलहाल अभी इंग्लैंड की टीम खेलती हुई भी नजर आ रही है। और आप देखें तो दोनों टीमों की तरफ से शतकें आई हैं। पाकिस्तान के 3 बल्लेबाजों ने शतक मारा, जबकि इंग्लैंड के लिए 2 बल्लेबाजों ने शतक मार चुके हैं, और जिसमें से एक डबल सेंचुरी कन्वर्ट कर चुके हैं जो रूट। और जो रूट कमाल की फॉर्म में, अगर जो रूट की बात की जाए तो हो सकता है कि जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है ना, वो शायद जो रूट ही तोड़ सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली बहुत ज़्यादा पीछे होते जा रहे हैं। अगर टेस्ट मैचेस में बात की जाए, सब उम्मीद यही लगा रखे थे कि विराट कोहली सचिन के उस रिकॉर्ड तक भी पहुंचेंगे जो कि उन्होंने टेस्ट मैचेस में कर रखा है, यानी कि 5100 का रिकॉर्ड जो है सचिन का, वो हो सकता है कि जो रूट इंग्लैंड के बल्लेबाज करीब पहुंच सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं 35 शतक हो चुके हैं जो रूट के, अगर मैं सही हूं तो अगर 35 या 36 हो चुके हैं उनके, तो अब फिलहाल वो 15 शतक ही दूर है। और 15 शतक अगर वो 3-4 साल इसी फॉर्म में खेल गए तो मेरे को लगता है वो पहुंच भी सकते हैं। साथ ही में अगर आप देखें तो हालांकि टेस्ट मैच में विराट कोहली बहुत पीछे रह गए, लेकिन वनडे क्रिकेट में विराट कोहली सबसे आगे। अगर आप देखें तो सचिन तेंदुलकर के वनडे शतकों के रिकॉर्ड को तो तोड़ ही चुके हैं। तो बात वहीं पे आगे रुक जाती है कि एक फॉर्मेट में कोई प्लेयर अच्छा कर देता है तो उसका इफेक्ट दूसरे फॉर्मेट में पड़ता ही है, क्योंकि सेम लोड लेना दोनों फॉर्मेट में आसान नहीं होता। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही रखते हैं। आप देखना होगा कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के इस टेस्ट मैच में होता क्या है, कुल मिला के किस तरीके से चीज़ें जाती हैं। हाँ, ये मैच ड्रॉ होगा या फिर जीतेगी इंग्लैंड की टीम, ये देखना होगा कि जीतने वाला जो सिचुएशन होगा ना वो इंग्लैंड के लिए होगा, पाकिस्तान के लिए तो नहीं होने वाला। पाकिस्तान इस मैच को ड्रॉ करवाने के लिए खेलेगा। और हल्का सा भी अगर प्रेशर आया तो इनकी कहते हैं ना कि आगे से गीली और पीछे से पीली होती हुई आपको नजर आएगी दोनों चीज़। देखना होगा कुल मिला के होती क्या है चीज़ें, कैसे जाती हैं चीज़ें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अभी के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। साथ में अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हम भी फॉलो और लाइक जरूर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।